Hello people, how are you all? So today we have to start with new disorders. कल के वीडियो में हमने न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की बात की थी. आज हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे. नॉट जस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल, इसके अलावा हम 3 और अलग कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स की आज बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एनजाइटी, योर OCD एंड योर मूड डिसऑर्डर्स. एनजाइटी की, OCD की और मूड डिसऑर्डर्स की भी आज हम बात करेंगे. थोड़ा सा लेंदी होने वाला है वीडियो, बट इट इज़ गोइंग टू कवर सो मैनी डिसऑर्डर्स. सो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं? बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलपमेंटल में इशू क्रिएट करने वाले हैं, और क्योंकि डेवलपमेंटल में इशू क्रिएट करने वाले हैं इसलिए ये मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं. छोटे बच्चों में ही ये नज़र आने लग जाते हैं. ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाता, कोई ऑर्गेनिक इशू यहाँ पे होता है, उस वजह से ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो नज़र आते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर टाइप्स, तो बहुत सारे हैं इसमें. इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, कभी भी ये नज़र आ सकते हैं. इसमें आपके मोटर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स. तो ये मेन क्लासेस हैं ऑफ द टाइप्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. इनकी हम बात करने वाले हैं. So firstly we are going to talk about ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. यहाँ पे क्या होता है? तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ADHD, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, AD एंड HD, मतलब अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. 2 चीज़ें यहाँ पे. एक तो अटेंशन डेफिसिट होता है, मतलब कि अटेंशन की कमी. ये जो बच्चे होते हैं ये एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा के रख पाते, इनका इन अटेंशन रहता है, अटेंशन एक जगह नहीं रह पाता, क्लोज अटेंशन नहीं दे पाते. दूसरा हाइपर एक्टिव होते हैं ये. हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा फिजिट करेंगे, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. क्लासरूम में अगर आप बिठाओगे तो नहीं बैठ पाएंगे, सीट से उठ जाएंगे, बार बार बाहर भाग जाएंगे. तो ये इनके कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हो. तो मेन जो चीज़ें हैं ये इनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि पहली बात तो वो क्लास में ध्यान ही नहीं दे पाएंगे इन अटेंशन की वजह से, और वो ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाएंगे, मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करेंगे. तो टीचर भी इनसे कई बार परेशान रहता है, क्योंकि ये बच्चे जो है क्लास में कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अटेंशन का कमी होना, इन अटेंशन की जब हम बात करें तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं. तो बेसिकली आप अगर DSM डाउनलोड करते हो तो DSM में आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से वो कहते हैं कि एटलीस्ट 6 तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 6 यहाँ पे होने चाहिए. ठीक है, 6 या 6 से ज़्यादा अगर होते हैं तो आपको इन अटेंशन है, ये चीज़ प्रूव होती है. अब जैसे उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है कि वो क्लोज अटेंशन जो है नहीं कर पाते डिटेल्स पे, या केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं स्कूल वर्क, होमवर्क, इन सब चीज़ों में, या फिर कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसमें अटेंशन वो मेंटेन करके नहीं रख पाते. इसके अलावा अगर आप उनसे बात करोगे तो ऐसा लगेगा वो सुन नहीं रहे हैं आपकी बात, इंस्ट्रक्शंस दोगे वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को, टास्क्स को, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते. इसके अलावा वे मेंटल एफर्ट्स जो होते हैं, जिन भी कामों में ज़रूरत है वो कामों को ये अवॉइड करते हैं या पसंद नहीं करते. इसके अलावा जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए अपना स्कूल बैग या कोई कॉपी या बुक वो घर पे भूल गए या कहीं और भूल गए, खो दिया, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ईजीली और बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूलते हैं. तो इनमें से अगर कोई सी भी 6 चीज़ें मिनिमम अगर आती हैं तो आपको इनअटेंशन है, या आप डायग्नोस कर सकते हो. सिमिलरली हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी की अगर हम बात करें, वहाँ भी ऐसा ही है. 6 या उससे ज़्यादा चीज़ें अगर हैं तो आप बोल सकते हो. तो इसमें आता है वो लोग बहुत ज़्यादा फिजिटिंग करेंगे, ठीक है, हाथ पैर वगैरह हिलाते रहेंगे. इसके अलावा कहीं बैठे हुए हैं अचानक से उठ के चले जाएंगे, भागने लग जाएंगे, इनअप्रोप्रिएटली भागेंगे, या फिर गेम्स वगैरह जो शांति वाले होते हैं वहाँ पे वो नहीं खेल पाते. ठीक है, और ऐसा लगता है कि बस एकदम से कभी भी एक्सेसिवली बोलने लग जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही जवाब दे देंगे, मतलब वो वेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं होता उनमें, अपनी टर्न के लिए वेट नहीं कर पाएंगे, दूसरे बोल रहे हैं तो उसके बीच में घुसेंगे. तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं इनको होती है ये. ओके फाइन. अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मोस्टली चीज़ें जो हैं ये 12 साल की उम्र से पहले नज़र आती थी, लेकिन अब 12 को हटा के 15 साल कर दिया, तो 15 ईयर्स तक ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इन्होंने बताया है.
और जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं इन सब में आप ये बात याद रखें, इन सिम्टम्स की वजह से आपकी सोशल, एकेडमिक या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में दिक्कत आए, ये भी ज़रूरी है, तभी आप उसको डिसऑर्डर कहोगे, वरना वो डिसऑर्डर नहीं है। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए ये मैंने इसमें और भी सिम्टम्स यहाँ पे अटैच करें, आप पढ़ सकते हो। इसका ट्रीटमेंट है आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, या फिर आप इनको दवाइयाँ देते हैं, स्टिमुलेंट्स देते हैं, तो स्टिमुलेंट्स में रिटैलिन है, ये इनको दिया जाता है, ठीक है। बाकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है ही जो हमने स्किनर की पढ़ी है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये वो करते हैं। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पहले कहते थे, ये शायद अभी भी इसमें इसको आप ये कह सकते हो, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको वो भी दे सकता है। ये क्या होता है ऑटिज्म? ऑटिज्म इज़ बेसिकली, आपने ट्यूबलाइट मूवी देखी हो सलमान खान वाली, उसमें ऑटिज्म था उनको, तो बचपन में ऑटिज्म नज़र आता है। ये बहुत ज़्यादा जेनेटिकली कनेक्टेड है। इसमें इंसान जो है वो कम्युनिकेशन में उसको इश्यूज़ आते हैं, सोशलाइज नहीं हो पाता, बाहर दुनिया में लोगों से बात नहीं कर पाता, अकेला रहना चाहता है, रिपीटेड मोटर मूवमेंट या स्पीच पैटर्न्स करता है, लाउड नॉइज से सेंसिटिव होता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, उसका चलने का तरीका भी बहुत अजीब सा होता है। तो अगर हम बात करें ऑटिज़म की, तो बेसिकली ऑटिज़म में क्या होता है कि 80% चांसेस है कि अगर किसी इंसान को ऑटिज़म है तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, ठीक है। इसके रीजंस क्या हैं, क्यों होता है ये, ठीक है। तो इसके रीजंस की अगर हम बात करें तो फ्रेजाइल नहीं सॉरी, इसका रीज़न है आपका एक तो सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी क्यों होता है? जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस वक्त अगर उसका डिफ़िकल्ट बर्थ है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना, उस वजह से सेरेब्रल पॉल्सी होता है, और सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से भी ये हो सकता है ऑटिज़म। इसके अलावा जेनेटिक रीज़न तो है ही, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चे के अंदर, तो इसकी वजह से भी आपको ऑटिज़म जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है, रिपीटेड बिहेवियर करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, इसका स्पीच पैटर्न भी बहुत रिपीटेड होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा वो रिपीटेड बिहेवियर करता है, ठीक है। अगर वो रिपीटेड बिहेवियर कर रहा है मोटर वाले, मतलब कि सपोज़ कीजिए वो कोई उसके सामने कोई एक्शन कर रहा है, वो उसी एक्शन को रिपीट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे इकोप्रैक्सिया का मतलब कॉपीइंग अदर्स मोटर बिहेवियर, दूसरों के मोटर बिहेवियर को कॉपी करना। इकोलालिया का मतलब है कि दूसरे ने जो बोला उसको वो बोले। कॉपीइंग अदर्स वोकल बिहेवियर, दूसरे ने कुछ बोला, उसने बोला हेलो, तो ये भी हेलो हेलो बोलेगा। दूसरे ने बोला मुझे भूख लगी है, तो ये भी मुझे भूख लगी है बोलेगा। दैट इज इकोलालिया। देन देयर इज वर्बी जनरेशन का मतलब मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड। मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स मतलब कोई भी वर्ड अननेसेसरीली अपनी मन से बोलता जाएगा, यहाँ पे दूसरे को कॉपी कर रहा है, यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहा है। तो ये जो है आपके, ये कुछ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में उनको इश्यूज़ हैं, रिपीटेड बिहेवियर है। इसके अलावा वो क्या करेगा, कई बार वो इस तरह की हरकतें करेगा, जैसे कि चल रहा है तो वो उस एक अजीब से वे में चलेगा, अपने सर को बार बार दीवार पे मारेगा, या फिर घूमेगा, गोल गोल घूमता जाएगा, तो इस तरह की वो हरकतें थोड़ी सी करेगा। इनके ट्रीटमेंट में भी आप इनको बिहेवियर थेरेपी दें, इनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन वगैरह करवाएं, ठीक है। नाउ दे आर फ्यू मोर थिंग्स, जैसे कि चाइल्डहुड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, इसको हम हेलर्स सिंड्रोम भी कहते हैं। हेलर्स सिंड्रोम ये क्या है? 2 से 10 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं, मतलब 2 साल तक तो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, 2 साल से 10 साल के बीच में इन बच्चों का मोटर जो स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, या जो उनका बोवल या ब्लैडर कंट्रोल है, वो सब खो जाता है।
मतलब कि इन बच्चों का 2 साल तक तो डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ, लेकिन उसके बाद में इनका डेवलपमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा। लैंग्वेज खो जाएगी, सोशल खो जाएंगे, मोटर, एडेप्टिव, बोवल, प्ले स्किल्स जो सब इन्होंने सीखा था वो सब इनका ख़त्म हो जाएगा 2 साल के बाद। दैट इज़ योर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर या हैलर्स सिंड्रोम। इसके अलावा एक आपका रेट सिंड्रोम है। रेट सिंड्रोम क्या है? रेट सिंड्रोम या रेट्स डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, ये पहले कहा जाता था कि केवल यंग गर्ल्स को होता है, लेकिन नहीं, मेल्स में भी ये देखा गया है। इसमें क्या होता है बेसिकली, 5 महीने से 48 महीने के जो बच्चे होते हैं, 48 महीना मतलब 4 साल, 5 मंथ्स से 4 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, इनके जो भी इन्होंने हैंड स्किल सीखे हैं वो खो जाते हैं। चलना फिरना खाना जो भी था उन सब में उनको दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्ड हैंड मूवमेंट करने लगते हैं, जैसे ये देखो बार बार हाथ को अपने ऐसे से फ्लैप्स करेंगे, क्लैस्प करेंगे। ये डॉक्टर एंड्रियस रेट ने किया था इसको आइडेंटिफाई, तो इसीलिए उनके नाम पे ही दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 75% बच्चों को इसमें सिजर्स भी आते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनका जो सर है, हेड जो है, वो उसकी भी ग्रोथ थोड़ी छोटी होती है। इनके जो सर होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, हम इसे कहते हैं माइक्रोसेफेली। तो माइक्रोसेफेली भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दैट इज़ रेट सिंड्रोम। एस्पर्गर सिंड्रोम क्या है? एस्पर्गर सिंड्रोम में सोशल इंटरैक्शन में दिक्कत आती है, या फिर उनके जो बिहेवियर होते हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव होते हैं। लैंग्वेज में कोई डिले यहाँ पे देखने को एज सच नहीं मिलता। ठीक है, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। सोशल कम्युनिकेशन इंटरैक्शन में दिक्कत आती है, बट वैसे लैंग्वेज डिले नहीं है। लैंग्वेज उनका डेवलपमेंट नॉर्मल होता है। सॉरी। नाउ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इस पर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, हमने बहुत सी मूवीज़ में देखा है, सितारे ज़मीन पर और इन सब में, तो उसमें अलग अलग नाम है। जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में पढ़ने में और लैंग्वेज में इसमें दिक्कत आती है, रीडिंग में इशू आता है, जो उसमें उस बच्चे को दिक्कत थी उसको डिसलेक्सिया था। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, तो इसमें मैथ से रिलेटेड इशूज़ आते हैं। डिसग्राफिया, इसमें राइटिंग से या स्पेलिंग से रिलेटेड इशूज़ आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ये ऑडिटरी, विजुअल, इन पैसेज कुछ नहीं आता, नॉन वर्बल में भी कुछ नहीं आता। मेन यही है आपके डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, मेन जो हैं आपके ये वाले हैं। लेट मी जस्ट चेक कि नोट्स में कुछ और भी अगर मेरे पास है तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो ये आपका डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, मेन आपके यही वाले हैं। डिसलेक्सिया हो गया, मेन यहाँ पे यही है। ठीक है, फाइन। डिस्ग्राफिया में आपको उनकी राइटिंग वगैरह जो है वो उसमें मतलब जो लिखते हैं वो चीज़ें सही नहीं आती, सेंसिबल समझ में नहीं आती। ये क्या है? अच्छा, ये टॉरेट्स है। टॉरेट सिंड्रोम। नाउ सी टॉरेट एंड टिक आर रिलेटेड। टिक इज़ द माइल्डर वर्जन, टिक का ज़्यादा जो हम सीवियर वर्जन होगा उसे हम टॉरेट कहेंगे। आपने अगर हिच की मूवी देखी होगी, वहाँ पे उनको टॉरेट सिंड्रोम था। ठीक है, तो बेसिकली ये मोटर मूवमेंट, मोटर डिसऑर्डर्स हैं ये, मोटर डिसऑर्डर, दीज आर मोटर डिसऑर्डर। मतलब इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट वगैरह का इशू है। तो टिक्स जो होते हैं उसमें क्या होता है टिक्स में कि टिक एक सडन वोकलाइजेशन या बॉडी का मूवमेंट है, शरीर में एकदम से कहीं पे कोई ट्विच आता है, रैपिड, रिदमिक, अनरिदमिक, मतलब अचानक से आता है, ये रिपीटेड होता है, बार बार होता जाता है। वोकलाइजेशन, कोई वर्ड बोल दिया वो कंटिन्यूसली बोलते जाएंगे, वर्ड भी नहीं, कोई आवाज़, अजीब सी कोई आवाज़। तो ये 2 साल की उम्र के आसपास ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, फेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्विच होता है, कोई मसल आँख के आसपास जो है वो फड़कती है, और बहुत ज़्यादा फड़कती है अचानक से। तो बच्चे कोशिश भी करते हैं इसको रोकने की, लेकिन ये इनवॉलंटरी है, आप कोशिश भी करोगे तो आप इसको रोक नहीं पाओगे। रोक पाओगे तो शायद कुछ समय के लिए। टॉरेट सिंड्रोम जो है बेसिकली ये इसका मोटर और क्या बोलेंगे, देखो, एक वोकल टिक और 2 से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा वोकल टिक्स हैं और 2 से ज़्यादा मोटर टिक्स हैं तो टॉरेट सिंड्रोम हो जाता है। टॉरेट जो है वो बेसिकली इसका बड़ा वर्जन है। टिक में हो सकता है मोटर हो सकता है वोकल हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो टॉरेट्स है वो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइन। 1 साल से ज़्यादा है अगर ये, तो आपका ये है, और अगर 1 साल से कम है तो हम इसको प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर कहेंगे। इस तरीके से आप इसको डायग्नोज करते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज़ योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? हमें पता है, जो मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम कहते थे पहले वो। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है
इसमें पहले ऐसा कहते थे DSM-5 4th ईयर तक कि भाई अगर आपका IQ स्कोर 70 से कम है तो मतलब आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। बट बेसिकली केवल इतना हम नहीं कहेंगे, हम साथ में ये भी कहेंगे कि इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। पहले इसको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। तो हम उसको क्लासीफाई अगर करते हैं तो ये 4 तरीके से होता है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। जिन लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो अपने इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स को मीट नहीं कर पाते। थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनसे लेट, उनमें सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग लेट होती है। बोलने में, इन सब चीज़ों में क्लियर नहीं बोल पाते, इनमें प्रॉब्लम्स आती है। मेमोरी प्रॉब्लम, इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। मेन इसमें यह IQ बिलो 17 का होगा। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि PKU, फिनाइलकीटोन्यूरिया, फ्रेजाइल एक्स, डाउन सिंड्रोम। ये सब हमने उस वक्त पढ़े थे कि इन सब में ही होता है। क्राइडू चैट, ठीक है, आपका पैलिस्टर क्लेलियन, प्रेडर विलाय, इन सब की वजह से हो सकती है। इसके अलावा अभी मैंने बताया सेरेब्रल पैल्सी और आपका फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, इन सब की वजह से भी आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो हो सकती है। ठीक है, फाइन। तो आपको अब ये याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमने इनको कैटेगराइज किया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड में। ठीक है, फाइन। तो माइल्ड जो है वो होंगे जिनका IQ 70 से 15 कम कर दो, सब में 15 कम करते जाओ, 55। मॉडरेट में 55 जो है, इसमें 15 कम करो तो आपका आ जाएगा 35 से, नहीं एक सेकेंड, 15 माइनस करेंगे तो 40 से 55 और 15 कम कर दो, 25 से 40 और बिलो 25, ये आपका प्रोफाउंड है। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिया गया है कि ये मैंने देखो यहाँ उल्टा लिख दिया, 70 से 55 लिख दिया, एक सेकेंड। कुछ बुक्स में दिया हुआ है 55 से 70, 34 से 55, 20 से 34 और 0 to 20। तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, आप दोनों याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एक एक आप SD नीचे आते जाओगे, उस अकॉर्डिंग है ये बेसिकली। तो माइल्ड वो है जिनको इश्यूज़ हैं बट थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मॉडरेट में और सीवियर मतलब सिवियरिटी बढ़ती जा रही है। जिनका बिलो 25 है उनको तो एक्चुअल में प्रोफाउंड है और उनको किसी और को ही संभालना पड़ेगा, खुद से सस्टेन कर ही नहीं सकते। जॉब्स वगैरह भूल जाइए, वो खुद से जी ही नहीं सकते, नहाना धोना भी उनको कोई और करवाएगा। तो इस तरीके से ही होता है। ठीक है, फाइन। इसमें एक और डिसऑर्डर का टाइप आता है आपके इसी में ही, न्यूरो डेवलपमेंटल में, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अब ये जो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है बेसिकली ये क्या है, ये उन लोगों के लिए जो 5 साल से कम है, 5 ईयर्स से कम जो लोग हैं और जिनको प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा, हमें ढंग से समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनको क्या इशू है। बस हम ये देख पा रहे हैं कि इनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो रीच नहीं कर पा रहे, जो बेसिकली इस उम्र के बच्चों को कर लेना चाहिए, वो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम के हैं और अपने माइलस्टोन्स रीच नहीं कर पा रहे, उन्हें हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कह सकते हैं। ठीक है, उनका डिले हो रहा है, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को सही समय पे उनको रीच नहीं कर पा रहे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, फाइन। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, उनमें कम्युनिकेशंस में आपको इशू आते हैं। ठीक है, आपको इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं, लैंग्वेजेस में बच्चों को इश्यूज़ आते हैं। आपके स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें आप मतलब इसको पहले कहते थे फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि चिकन को किचन कह दिया, किचन को चिकन कह दिया, इस तरह की चीज़ें। तो ये कुछ और चीज़ें हैं। इसमें एक आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो है सोशल या फिर प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। मतलब कि इन बच्चों को सोशली क्या कहना चाहिए वो नहीं पता, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, इस तरह की चीज़ें जो है वो इनको बोलनी नहीं आती। सोशली जो एक लैंग्वेज होती है हमारी वो इनको नहीं आती, सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर इनको नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल, ये आपका मैंने पूरा आपको न्यूरो डेवलपमेंटल वाले बता दिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट
योर मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका बाइपोलर फर्स्ट सेकेंड साइक्लोथाइमिया ये आ जाता है। इसके अलावा क्या आता है इसमें आपका ये सब्सटेंस वगैरह ये सब हम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपका जाता है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन, ये वाला नया ऐड हुआ है DSM-5 में, पहले नहीं था। ठीक है, ये मेजर डिप्रेसिव डिस्थाइमिया और आपका प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक ये भी नया ऐड हुआ है। ठीक है, फाइन। चलिए बात करते हैं इनकी, ये सब्सटेंस वगैरह ये हम नहीं करेंगे। ये क्या हुआ, इमेज अटैच नहीं हुई? इमेज अटैच नहीं हुई यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको, मैं ही बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन की। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये है आपका जो डिप्रेशन होता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन के बारे में हम सब जानते हैं, हम बहुत उदास होते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, खाने पीने में इश्यूज़ होते हैं, ढंग से खाते पीते नहीं हैं, कहीं बाहर नहीं जाना, वो सारी चीज़ें आपके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आती है। बेसिकली क्या है, ये है डिप्रेशन। अब आपको ये याद रखना है कि कम से कम एक बार आपको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होना चाहिए। मतलब ये क्या होता है, 15 दिन तक अगर आप लगातार डिप्रेस्ड हो, 15 दिन तक लगातार डिप्रेस्ड होना, तो वो आपका मेजर डिप्रेसिव एपिसोड कहलाता है। तो अगर कम से कम एक बार ऐसा हुआ है तो हम कहेंगे कि हाँ आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम एक बार ये होना ही चाहिए। ठीक है, फाइन। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, इसके सिम्टम्स आपको नींद में इश्यूज़ आ रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, आपका ईटिंग डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा आपका ईटिंग बोलो एपिटाइट बोलो एक ही बात है, आपका कॉग्निशन इशू है, कंसंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि उस इंसान को खुद पे हमेशा गिल्ट फील होता है, या उसका इंटरेस्ट चला गया किसी चीज़ में, उसे किसी भी चीज़ में प्लेजर नहीं आ पा रहा, उसे हम कहते हैं एनहेडोनिया। एनहेडोनिया मतलब उसे किसी भी चीज़ में प्लेजर नहीं आ पा रहा। इस तरह की चीज़ें, कहीं बाहर नहीं निकल रहा, कमरे में ही बंद है, कॉग्निशन नहीं है, उसे कुछ कह रहे हो सुन नहीं रहा, ध्यान नहीं दे पा रहा, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं डिप्रेशन के डायग्नोसिस में। तो ये कम से कम 15 दिन के लिए ये चीज़ अगर हो रही है तो मतलब कि बेसिकली आपका मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है। ठीक है, फाइन। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है इस दौरान वो इंसान कभी भी खुश नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको खुशी या मेनिया जिसे हम कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि हाँ उस इंसान को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अगर उसको बिल्कुल भी खुशी वाले एपिसोड्स आ रहे हैं तो वो फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फाइन। तो दिस इज़ योर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये हमने बात कर ली इसकी। ओके, फाइन। एक है आपका परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया क्या है, लंबे समय तक आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो उसे हम ये कहेंगे परसिस्टेंट। परसिस्टेंट है बेसिकली 2 साल से ज़्यादा अगर ये चल रहा है तो 2+ ईयर्स, 2+ ईयर्स अगर आपका डिप्रेशन चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा हो गए डिप्रेस रहते रहते, तो वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है डिस्थाइमिया। माइल्डर है मेजर डिप्रेसिव से, मतलब इसके सिम्टम्स उतने ज़्यादा इंटेंस नहीं है लेकिन ये चलेगा लंबे समय तक, 2 साल से ज़्यादा चलेगा तो परसिस्टेंट है ये। ठीक है, फाइन। और कौन से हैं, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये क्या है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन, ये डाला है क्या मैंने, एक बार मैं चेक करती हूँ ये कौन सा डाला है, ये तो मेंस्ट्रुएशन का, ये रहा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन फॉर एटलीस्ट अ ईयर सेवरल टाइम्स अ वीक, अ स्लाइट प्रोवोकेशन, अ चाइल्ड हैज सीवियर टैंट्रम्स। मतलब कि कम से कम 1 साल तक हफ्ते में कई बार हल्का सा भी बच्चे को अगर प्रोवोक किया तो उसमें सीवियर टैंट्रम्स वो दिखा रहा है, बच्चों में देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली ये वो चिल्ला रहा है या अटैक कर रहा है किसी को या किसी चीज़ को जो उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, आउटबर्स्ट होना, बच्चे में आउटबर्स्ट हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैनिक एपिसोड्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में देखने को मिलता है। दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, फाइन, ओके, आगे देखते हैं और क्या है। ये हो गया, ये हो गया। अब आपका आता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर मतलब बेसिकली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल का आपको डिप्रेस्ड फील होता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल बेकार ज़िंदगी हो गई है, कुछ अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें जो होती है अगर आपको ऑलवेज एवरी मंथ ड्यूरिंग द साइकिल होता है तो दैट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। Obviously, this is limited to females only, restrictive to females because of the nature of the disorder. Periods के दौरान होता है तो केवल फीमेल्स में ही ये होगा। ठीक है, और क्या देखना है हमें? डैट इज़ ऑल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में इतना ही जानना है। दिस इज़ सफिशिएंट। एक और बात मैं बताऊँ, डिप्रेशन जो होता है वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण? सेरोटोनिन और मोनोअमाइंस, इनकी कमी की वजह से भी होता है। तो इसीलिए अगर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो आपको इनकी दवाइयाँ देनी है और साथ में CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये जो है ये आप इनको दोगे। CBT की बात हम करेंगे इसी यूनिट में करेंगे, तो ये चीज़ आपको इनको देनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, फाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस बाइपोलर डिसऑर्डर। नाउ सी बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो हैं आपके, ये बाइपोलर फर्स्ट है, बाइपोलर सेकंड है और साइक्लोथाइमिक है। ये 3 बाइपोलर आपके डिसऑर्डर्स, मतलब 3 है और डिसऑर्डर्स हैं जो कि मूड में ही आते हैं अपार्ट फ्रॉम डिप्रेसिव। बाइपोलर फर्स्ट इज़ बेसिकली अगर आपको ओनली एंड ओनली मेनिया है, अगर आपको ओनली मेनिया हो रहा है, ठीक है, मतलब डिप्रेशन जो है वो हो भी सकता है और वो ना नहीं भी हो सकता, तो वो आपका बाइपोलर फर्स्ट है। बाइपोलर फर्स्ट में क्या होगा? ओनली एंड ओनली मेनिया। ठीक है, बाइपोलर फर्स्ट मीन्स आपको एटलीस्ट एक मेनिक एपिसोड है, प्लस आपको मेजर डिप्रेसिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब अगर मेनिया है तो मेनिया होते ही बाइपोलर 1 हो गया। अब मेनिया क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज़ मेनिया, व्हाट इज़ हाइपोमेनिया। वो शायद मैंने यहाँ पे अटैच किया था क्या? नहीं, वो अटैच नहीं हुआ। चलिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ दोनों का। मेनिया एंड हाइपोमेनिया। सी, मेनिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, ओवर खुश होना, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मूड होना, ओवर एक्साइटेड होना, बहुत बेवजह आप खुश हो रहे हो, ज़बरदस्ती खुश हो रहे हो। अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा खुश रहते हो, बहुत ज़्यादा हाइपर खुश रहते हो, तो वो मेनिया है। अगर आप 4 डेज से ज़्यादा रहते हो तो हाइपोमेनिया है। मतलब कि बेसिकली हाइपोमेनिया छोटा है, इससे बड़ा आपका मेनिया है। एबनॉर्मली आप खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, आपको लगता है कि भाई हाँ हम ही महान हैं, नींद भी नहीं आ रही, ज़्यादा बोल रहे हो, सोच कभी यहाँ से वहाँ भाग रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं कर पा रहे ढंग से, पुअर जजमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ें आपकी सारी की सारी इन दोनों में ही आती हैं। हाइपोमेनिया में हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन यहाँ पे मेनिया में हॉस्पिटलाइजेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोमेनिया छोटा वर्जन है, मेनिया बड़ा वर्जन है। 4 दिन से ज़्यादा रहेगा तो हाइपोमेनिया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा रहेगा तो मेनिया है। ठीक है, फाइन। तो बाइपोलर फर्स्ट में मेनिया होना चाहिए, मेनिया होना चाहिए, हाइपोमेनिया नहीं, मेनिया। मेनिया अगर है तो ऐसे में मूड बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा हम ही सब कुछ है, सबसे ज़्यादा सुंदर हम ही है, सबसे ज़्यादा पावरफुल हम ही है, नींद नहीं आएगी, पूरे दिन में केवल 2 घंटे समथिंग ही रेस्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर बोलेंगे, सोच यहाँ से वहाँ भागेगी, डिस्ट्रैक्ट होंगे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होंगे, हाइपर सेक्सुअल होंगे, अननोन पर्सन के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करेंगे। ठीक है,
ये सिम्टम्स कम से कम 7 दिन होने चाहिए, 1 हफ्ते से ज़्यादा होने चाहिए तो मीनिया है। तो बाइपोलर 1 में मीनिया होगा कंपल्सरीली। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है ये, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाइपोमेनिया जो है ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, मेनिया। वहीं अगर हम बाइपोलर सेकंड की बात करें तो बाइपोलर सेकंड में आपको कम से कम एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और साथ में हाइपोमेनिया, ये दोनों के दोनों होने कंपलसरी हैं। तो बाइपोलर फर्स्ट में मेनिया इज़ द मेन थिंग। मेजर डिप्रेसिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हाइपोमेनिया भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट दे आर नॉट नेसेसरी टू हैपन। बाइपोलर सेकेंड में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा और साथ में हाइपोमेनिया होगा, मेनिया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मेनिक एपिसोड यहाँ पे नहीं होगा, मेनिया नहीं होगा, ये इस तरीके से आप याद रखें। ओके फाइन। इसके अलावा और क्या है आपका, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर मतलब वही उतार चढ़ाव आना। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर मतलब साइकिल चल रही है, साइकिल ऑफ मूड अप एंड डाउन, कभी मूड ऊपर कभी मूड नीचे, 2 से ज़्यादा साल तक। मूड स्विंग्स कितने से होते हैं, कुछ समय के, लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा चल रहे हैं तो आपका साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है। कभी खुश कभी दुखी, मतलब ना तो मीनिया में आ रहा, ना हाइपोमीनिया में आ रहा, ना मेजर डिप्रेसिव में आ रहा, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, बस मूड्स ऑन ऑफ चलते रहते हैं 2 साल से ज़्यादा तक। अगर ऐसा है एडल्ट्स में, छोटे बच्चों में 1 साल होता है ये, तो आपका साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है, ठीक है फाइन। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अबाउट मूड डिसऑर्डर्स। पहले ऐसा होता था कि केवल मेनिया अलग और ये सारे अलग, लेकिन अब इनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपका प्री मेंस्ट्रुअल वाला जो है ये वो है, यू कैन रीड इट, मूड शिफ्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं DSM-5 में इनकी कैटेगरी चेंज की गई है, ये सब इस तरीके से रखा है। पहले PTSD भी इसी में आता था, OCD भी इसी में आता था, लेकिन अब इनको अलग कर दिया। तो ये सारे आपके जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स वो ये सारे हैं जो हमें पढ़ने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की। नाउ सी, पहले तो एंजाइटी क्या है वो समझते हैं। तो एंजाइटी आपको पता है बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस टेंशन होना, ठीक है, डैट इज़ एंजाइटी। एंजाइटी जो होती है 2 तरह की होती है, कई बुक्स में एंजाइटी को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका ट्रेट एंजाइटी और एक है आपका स्टेट एंजाइटी। सपोज कीजिए कि आपको केवल इस वक्त एंजाइटी फील हो रही है, तो वो स्टेट एंजाइटी है कि अभी एकदम से मुझे किसी ने डरा दिया, गेम्स खेलते ना हम कि एकदम से किसी ने आके थप्पी मार दी, तो मैं अभी डर रही हूँ, अभी मुझे एंजाइटी हो रही है, तो वो स्टेट एंजाइटी है। लेकिन अगर मुझे अक्सर ऐसा फील होता है एंजाइटी जैसा स्ट्रेसफुल, तो वो मेरी ट्रेट एंजाइटी है। ऑफन, अक्सर अगर मुझे एंजाइटी फील होती है तो वो ट्रेट एंजाइटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनको ट्रेट एंजाइटी है उनको स्टेट एंजाइटी होगी। ट्रेट मतलब बड़ा है, स्टेट इसके अंदर छोटा है, ठीक है फाइन। तो इनके जो सिम्टम्स हैं फिजिकल भी होंगे साइकोलॉजिकल भी होंगे। फिजिकल सिम्टम्स मतलब कि शारीरिक जो सिम्टम्स है, जैसे कि ट्रेमर्स आना, रेस्टलेसनेस होना, मसल स्ट्रेच होंगी, डर के जो हम एक्सप्रेशंस देते हैं वो एक्सप्रेशंस ही देंगे। इसके अलावा आपके पैल्पिटेशंस होंगे, ठीक है, जी घबराएगा, यूरिनेशंस बार बार उनको फील होगी, यूरिनेट करने की ज़रूरत। इसके अलावा चेस्ट में पेन होगा, माउथ बार बार ड्राई हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें एंजाइटी में हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, घबराहट वगैरह वो सब। डिजीनेस, डायरिया भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अराउज ज़्यादा होंगे, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहेंगे बार बार, बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे, ठीक है। इनको मतलब डी रियलाइजेशन होगा, डी पर्सनलाइजेशन होगा। इनके जो इमोशंस होंगे वो बहुत नेगेटिव होंगे, फियरफुल होंगे, इरिटेबल होंगे, ठीक है। पैनिक इनको फील हो सकता है, नींद नहीं आएगी कई बार, नॉइज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। ये क्यों होता है अक्सर, ये गाबा की कमी के कारण होता है। गाबा क्या है,
गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड इसकी कमी की वजह से होता है, और नॉर एपिनेफ्रिन ज़्यादा होने की वजह से ये होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये आपका होता है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड को हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। बेवजह किसी भी चीज़ से हमें टेंशन हो रही है, छोटी छोटी बातों की हमें टेंशन हो रही है, दैट इज़ दिस। ठीक है, रेस्टलेस हो रहा है, वही सारे सिम्टम्स आ गए, बस इसमें यह है कि जनरलाइज्ड है, ऑलमोस्ट हमेशा ही हम रेस्टलेस रहते हैं, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अगर हो रहा है, हम किसी भी चीज़ को लेकर के घबरा रहे हैं, तो वो इसकी वजह से हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही CBT या RBT ये सब आप पी सकते हो। देन आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी मतलब सोशल फोबिया, बेसिकली आपको ऐसी जगह पे जाने में घबराहट है जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि वो आपको जज करेंगे। स्टेज फियर आपको होगा, पब्लिक में आप बोल नहीं पाओगे, सोशल सिचुएशंस के बारे में घबराओगे, आपको लगेगा कि लोग मुझे नेगेटिवली जज करेंगे, आप शादियों में नहीं जाओगे, पार्टीज़ में नहीं जाओगे, वहाँ पे खाना नहीं खाओगे, या अगर ऐसी जगहों पे हो तो आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे। पब्लिक सिचुएशंस में आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, और जहाँ पे जैसे सपोज़ करो हम सेंटर ऑफ अटेंशन है, ऐसी जगह पे डर लगेगा। तो ये भी 6 महीने से ज़्यादा अगर होता है कंटिन्यूसली, तो ये आपका सोशल एंजाइटी में आएगा। एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इज़ अ काइंड ऑफ फोबिया। ठीक है, स्पेसिफिक फोबियाज जो हैं उसके अंदर ही आता है, स्पेसिफिक फोबिया ये रहे। लेकिन एगोराफोबिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी दी है। वैसे स्पेसिफिक फोबिया के अंदर आएगा। स्पेसिफिक फोबिया मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर होना, इर्राशनल, बेवजह, अनरीजनेबल, डिसप्रपोर्शनेट, हद से ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए, उतना डर अगर हमें किसी चीज़ से हो रहा है तो वो स्पेसिफिक फोबिया में आएगा। ये भी 6 महीने का है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कई लोगों को जानवरों का होता है ना, स्नेक्स का, स्पाइडर्स का, डॉग्स का, या नेचुरल इन्वायरमेंट, ओशियन, फॉरेस्ट, किसी को पानी का होता है, किसी को हाइट्स का होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, किसी सिचुएशन का होता है। ठीक है, किसी को एरोप्लेन में होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का होता है। किसी को क्लाउन्स को देख के होता है, किसी को दूसरे को वॉमिट करते हुए देख के होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो एगोराफोबिया और सोशल फोबिया भी फोबियाज ही हैं, लेकिन अब इनको क्या करते हैं, इनको अलग कैटेगरी दे दी, इनको अलग दे दिया। तो सोशल फोबिया मैंने आपको बता दिया, एगोराफोबिया मैं आपको बताती हूँ, ये रहा। एगोराफोबिया इज़ बेसिकली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पे आपको डर लगता है। ओपन स्पेसेस पे, पार्किंग लॉट्स, ब्रिजेस, या फिर बंद जगह, शॉप्स, लिफ्ट्स, या क्राउड जहाँ पे है, या घर से बाहर अकेले जाने में, ऐसी चीज़ों में आपको डर लगता है, तो वो एगोराफोबिया है। ठीक है, ये आपको इस पे क्वेश्चन 2018 में आया भी था एक, मुझे याद है। तो ये आपको याद रखना है, एगोराफोबिया इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका क्या आता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। दूर होने से, किसी सेपरेट होने से बहुत ज़्यादा डर लगना, घर से या जिससे भी आपको अटैचमेंट है, माँ से, बाप से, स्पाउस से, उससे दूर होने से बहुत ज़्यादा डर लगना, दैट इज़ दिस। बेवजह टेंशन होना कि भाई क्या पता हम खो गए तो, इसलिए अकेले कहीं नहीं जाएंगे, या किडनैप हो गए तो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो एक अपने मतलब इन चीज़ों से बहुत डर है उनको कि ऐसे हम अपने अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाएंगे। नाइट में आता है इन चीज़ों की। अच्छा, ये फोबियाज़ की लिस्ट है, चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देन आपका आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि एकदम से हमारे को बस मौत ही आ रही है अब। ठीक है, एकदम से हमसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, दिल बहुत ज़्यादा धकड़ पकड़ कर रहा है, स्वेटिंग हो रही है, चिल्स आ रहे हैं, एकदम से गाल लाल हो गए, गर्म हो गए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, नम हो गए, पेन्स होने लग गए, डर लगता है मौत का कि बस मौत ही आ गई। तो ये पैनिक अटैक्स इनको आते हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ये, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा है तो ही आप इसको डायग्नोज कर दो। अगर 1 महीने से ज़्यादा ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से यू कैन डायग्नोज इट। इसके अलावा क्या है, अच्छा सर, ये जो सेपरेशन वाला है ये कितने टाइम का, ये भी 6 महीने का है, सेपरेशन वाला भी, ये 6 मंथ्स का। ये देखो यहाँ पे ये जो लिखे ना F93 पॉइंट, ये बेसिकली ICD वाले कोड्स हैं जो मैंने आपको कल बताया था कि ICD में कोड्स दिए गए हैं, F वाले जो हैं। सेलेक्टिव म्यूटिज्म, ये भी इसी में आता है आपका। ये बेसिकली बच्चों में होता है, देखने को मिलता है। वो बच्चे जो बेसिकली बोलना जानते हैं, सब चीज़ें, लेकिन
कुछ कुछ सोशल सिचुएशंस में वो बोलना बंद कर देता है, क्लासरूम में बिल्कुल नहीं बोल रहे या वर्क में नहीं बोल रहे, फैमिली गैदरिंग्स में 4 लोगों के सामने नहीं बोल रहे, डैट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म। 2-4 साल की उम्र में ही देखने को मिल जाता है, मतलब स्पीच डेवलप हो गई लेकिन ऐसी जगहों पे वो बोल ही नहीं पाते। तो ये भी अगर 1 महीने से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप इसको डायग्नोज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। ये आपका इसके बारे में दिया हुआ, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। दैट इज़ इट। ये सारे के सारे आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो गए। लास्ट आज हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की भी बात कर लेते हैं। ये पहले आपका एंजाइटी में आता था, अब इसको अलग कर दिया। तो बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव, तो 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। पहले दोनों का मतलब समझते हैं। ऑब्सेशन और एक है कंपल्शन। जब आपके माइंड में एक ही थॉट बार बार आता रहता है, वो आपको परेशान करता है, कितनी कोशिश कर लो पर आप उसको नहीं रोक पा रहे। ठीक है, आपको बार बार एक ही विचार मन में सता रहा है, दैट इज ऑब्सेशन। तो ये आपके थॉट से रिलेटेड है, विचार सोच से रिलेटेड है। लेकिन जब आप उस सोच की वजह से परेशान होके कोई काम बार बार कर ही जा रहे हो, तो वो एक्ट या वो क्रिया वो कंपल्शन है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने घर लॉक किया कि नहीं किया, दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, बार बार उनके दिमाग में विचार आता है, बंद किया नहीं किया, बंद किया नहीं किया, तो दैट इज़ ऑब्सेशन। इसकी वजह से इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए वो बार बार जाके दरवाज़ा लॉक अनलॉक करते हैं, या जाके उसको चेक करते हैं, बार बार उठ के जाएंगे कमरे से निकल के 10 बार 20 बार पूरी रात बार बार जाएंगे, तो इस वजह से वो सो नहीं पाते, दैट इज़ कंपल्शन। कुछ लोगों को ऐसा लगता है हमारे हाथ गंदे हैं, ये सोच बार बार मन में आती है, कोई भी चीज़ टच की उनको लगता है हमारे हाथ गंदे हैं, दैट इज़ ऑब्सेशन। उस ऑब्सेशन को ख़त्म करने के लिए वो बार बार हाथ धोते हैं, इतना हाथ धोते हैं कि हाथ से खून तक निकलने लग जाता है, दैट इज़ कंपल्शन। तो बेसिकली ऑब्सेशन जो है ये हमारे थॉट्स से रिलेटेड है। ये थॉट्स जो हमारे को बार बार आ रहे हैं, और उससे छुटकारा पाने के लिए कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो कंपल्शंस होते हैं। उस डिस्ट्रेस को कम करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं, लेकिन वो मोमेंटारीली हमको एक रिलीफ देता है, फिर दोबारा 5 मिनट बाद वही विचार मन में आएगा और दोबारा जाके आप चेक करोगे। ठीक है, तो ये कंपल्शन मीन्स यू आर डूइंग समथिंग अगैन एंड अगैन, एंड ऑब्सेशन इज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग अगैन एंड अगैन। ये देखिए यहाँ पे दिया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, इसमें पहला आपका यही है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसको कैटेगराइज करने के लिए या तो ऑब्सेशन हो या कंपल्शन हो या दोनों। ऑब्सेशन मतलब रिकरेंट परसिस्टेंट इंट्रूसिव अनवांटेड कॉजिंग एंजाइटी और डिस्ट्रेस, थॉट्स आ रहे हैं बार बार ऐसे, उसको आप इग्नोर करना चाह रहे हो पर आप नहीं कर पा रहे। कंपल्शन मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर आप कर रहे हो बार बार। ठीक है, ये चीज़ें या तो ये हो, और ये चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब दिन में 1 घंटे से ज़्यादा आप यही काम कर रहे हो, 1 घंटे से ज़्यादा आप हाथ ही धो रहे हो, 1 घंटे से ज़्यादा आप बार बार दरवाज़ा ही लॉक कर रहे हो, तो ये आपका ऑब्सेशन कंपल्शन में आता है। ठीक है, फाइन। इसके अलावा और कौन से डिसऑर्डर्स हैं आपके इसमें? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज़ बेसिकली कि एक इंसान अपनी बॉडी को लेकर के स्ट्रेस्ड फील करता है, उसको लगता है मेरी बॉडी का जो शेप है, जो फिगर है, वो सही नहीं है, उसको अपनी फिजिकल अपीयरेंस में फ्लॉज नज़र आते हैं। ठीक है, मोस्टली विमेन में ज़्यादा होता है ये। ठीक है, मेल्स को भी होता है, उनको अपने मसल साइज, हेयर लॉस, फेशियल फीचर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, बार बार मोस्टली समय ये लोग मिरर में निकालते हैं, जैसे ये फिट है लेकिन इसको लग रहा है कि नहीं मैं मोटी हूँ, ये फिट है मस्क्यूलर है लेकिन इसको लगता है नहीं मैं मोटा हूँ। कई बार ये लोग इस वजह से क्या करते हैं, अपने कुछ सर्जरीज वगैरह भी करा लेते हैं। तो ये आपका बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। इनको बार बार मिरर में देखते हैं या दूसरों से पूछते हैं देखने के लिए, खुद को मन ही मन दूसरे लोगों से कंपेयर भी करते हैं। देन आपका आता है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर हमें पता है, होर्डिंग करना, चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं ये लोग, बहुत मतलब पैसा हो गया, खाना हो गया, या घर में कपड़े हो गए, कोई भी चीज़ उसको होर्डिंग करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते जाते हैं। जैसे देखो ये जिस भी इंसान ने किया है, ये पूरा कमरा ये देखो कैसे तहस नहस कर रखा है, इसने भर रखा है, क्योंकि इनको लगता है ये चीज़ कभी ना कभी जीवन में आगे काम आ जाएगी। छोटी से छोटी चीज़ ये लोग रखेंगे, स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें जो कि कभी काम नहीं आने वाली, ऐसी चीज़ें भी रख लेते हैं। खाली पेन भी रख लेंगे, खाली पेन के जो खोखे होते हैं वो रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे, एनी थिंग दे कैन कीप।
ट्राइकोटिलोमीनिया, ट्राइकोटिलोमीनिया इज़ हेयर पिकिंग। ये लोग अपने बाल नोचते हैं, पुल करते हैं हेयर को, स्पेशली सर से। इनको टेंशन होती है पुल करने से पहले, फिर उसको पुल कर लेते हैं, रेजिस्ट नहीं कर पाते, सेटिस्फैक्शन मिलता है रिलीफ पुल करके, इसकी वजह से गंजे हो जाते हैं, बैल्ट पैचेस हो जाते हैं। कई बार ये लोग पुल्ड आउट हेयर को चबाते भी हैं, ये चीज़ें इनको होती है। देखो आप, ये बेसिकली इस तरीके से लोग करते हैं, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती हैं, इनको प्लेजर मिलता है, इससे चबा भी जाते हैं उसको। देन स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमीनिया, नहीं ट्राइकोटिलोमीनिया था, सॉरी आपका वही वाला था, इसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन में ये लोग स्किन पिक करते हैं, अपनी स्किन नोचते हैं बार बार अपनी स्किन को, कहीं की भी स्किन को, लिप्स को, फेस को, कहीं ना कहीं करते हैं। इसकी वजह से इनको स्किन में छेद हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं रोकने की पर नहीं कर पाते, इसको करते हैं। मैंने इसमें एक फ़ोटो लगाई है, गंदी लगेगी आपको, मैंने गूगल पे डाली थी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो। इस तरीके से होता है, इनके पूरे चेहरे पे आप देखो स्किन पे कर करके ऐसे निशान इनके हो गए। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपके होता है। ये मैंने आपको सारा का सारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाला करवा दिया। ठीक है, होर्डिंग करवा दिया, ट्राइकोटिलोमीनिया आपका हेयर पुलिंग करवा दिया, एक्सकोरिएटिंग आपका स्किन करवा दिया। दैट इज़ इट। आज हमने 4 अलग अलग कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स देख लिए। इनमें यही पूछते हैं, इतना ही पूछते हैं। तो ये सारा करने के अलावा आपको PYQs भी करने हैं। दैट इज़ इट, दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया यू कैन आस्क, या तो कमेंट कर देना या फिर ग्रुप पे मैसेज डाल देना। आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो टुमारो एज वेल, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मे बी मैं कल और परसों 2 दिन वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, ऑल्दो कल संडे भी है। तो यू कैन ऑल्सो रिवाइज ऑल द डिसऑर्डर्स वी हैव डन सो फार। बहुत से बच्चों ने टेलीग्राम पे बताया कि भाई अभी तक उन्होंने यूनिट 9 स्टार्ट भी नहीं की है। तो 2 दिन हो सकता है मैं आपको अगर वीडियो ना करवाऊँ तो 2 दिन आप लोग ये कवर अप कर सकते हो। आई पुट अप द पोल इन द ग्रुप, उसमें से जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया 60% बच्चे वो हैं जिन्होंने कहा कि अभी तक स्टार्ट नहीं की डेवलपमेंटल की यूनिट। तो इन बच्चों को अभी फ़ायदा है, आप लोग इसको कवर कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। और जिन्होंने कर ली है वो लोग उसको अच्छे से और रिवाइज़ करो, उसको याद करो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी लेंदी यूनिट। और डिसऑर्डर्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सारे डिसऑर्डर्स को याद कर पाना, तो थोड़ा सा जैसे मैंने आपको करवाया है इसी सीक्वेंस में अगर याद करोगे तो ईजीली याद कर पाओगे। ट्राई टू लर्न थिंग्स इन सीक्वेंस। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।